Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss conditional sentences. काफ़ी ज़्यादा ये डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इनके बारे में आप कुछ ना कुछ हमें बता दें। पढ़ा तो था हमने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो दोबारा से एक तरह से रिवाइज़ हो जाए। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को स्टार्ट करने से पहले I think it is quite necessary to discuss phrase, clause and sentence. तो अगर हम इन तीनों को, फ्रेज को, क्लॉज को और सेंटेंस को देख लेंगे तो ये हमारे लिए आप कह लें कि ज़्यादा आसान हो जाएगा कंडीशनल सेंटेंसेस को समझना। तो अब हम बारी बारी इनको देख लेते हैं कि ये तीनों के अंदर कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, इनके अंदर आप कह लें कि जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेज़ को। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि ये तो सर वेरी बेसिक चीज़ है सर जो आप मतलब करवा रहे हैं हमें। तो बिल्कुल बेसिक्स हैं, बेसिक से ही इजी टू ही डिफ़िकल्ट जाया जाता है, इसलिए हम कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से करेंगे। और इसके लिए ये जो तीन हमारे पास टर्म्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं कि आपको इनकी अच्छे तरीके से समझ आए। तो सबसे पहले हम फ्रेज़ में देखते हैं कि फ्रेज़ और क्लॉज के अंदर कॉमन पॉइंट क्या हैं। इनके अंदर फ्रेज़ की हम बात करें तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम क्लॉज को देखते हैं तो क्लॉज के अंदर भी क्या है, कॉमन पॉइंट इनका यही है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और इसके साथ ही अगर हम सेंटेंस को भी देख लेते हैं तो ये भी क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये इन तीनों के अंदर जो कॉमन पॉइंट था वो आया। अब हम इनके अंदर डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इन तीनों के अंदर। तो फ्रेज की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसके अंदर जो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। ग्रुप ऑफ वर्ड ये ज़रूर होता है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। और जाहिर सी बात है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, अल्फाज का मजमुआ होने के बावजूद भी आपको कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगी। इसीलिए इसको आप क्या कह देते हैं, फ्रेज़। और फ्रेज़ को उर्दू में मुरक्कबे नाकिस कहा जाता है। अगर हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज का जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा। मतलब इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होगा और वर्ब भी मौजूद होगा। और जिस सेंटेंस के अंदर आप कह लें कि सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है तो वो क्लॉज तो है ही है। सब्जेक्ट वर्ब इज़ इक्वल टू क्लॉज, ये आप कह सकती हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद होगा। और इसके साथ अगर हम बात करें सेंटेंस के अंदर, अगर हम आ जाएं तो इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर भी क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर भी मिलेगा। क्लियर होगी बात। अब हम इनके अंदर जो थर्ड पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है, उस पर हम बात कर लेते हैं। ये क्या है जी, जो फ्रेज होता है ये क्या है, डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस भी लिख सकते हैं आप। सिमिलरली अगर हम क्लॉज के अंदर आते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं तो इसके अंदर होता है मे आर मे नॉट गिव सेंस।
ये आपको सेंस दे भी सकती है क्लॉज, नहीं भी दे सकती। इसके साथ साथ ये डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है। अब अगर हम सेंटेंस को देखें, इसकी बात करें, तीसरा पॉइंट अगर हम इसका देखें तो ये क्या करता है, इट ऑलवेज गिव्स कंप्लीट सेंस। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फ्रेज की, क्लॉज की और सेंटेंस की। तो फ्रेज की अगर हम बात करें तो ये आपको बताता है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि ये अल्फाज का मजमुआ है। क्लॉज की बात करें तो वो भी अल्फाज का मजमुआ है, और सेंटेंस की बात करें तो वो भी क्या है, अल्फाज का मजमुआ है। ये इन तीनों के अंदर आप कह लें कि कॉमन पॉइंट हैं। अब अगर हम फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को देखें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या कॉम्बिनेशन के हवाले से, तो हमें पता चलता है कि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होता। ये इसकी वजह बनता है कि फिर ये कंप्लीट सेंस नहीं देती। हमारे पास ना तो डूअर ऑफ एक्शन आप कह लें मौजूद होता है, और ना ही जो एक्शन हो रहा है वो होता है। बाज़ औक़ात ये होता है सब्जेक्ट मौजूद होता है तो एक्शन नहीं होता। तो दोनों चीज़ों का, सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, फिर जाकर हमें पता चलता है किसी एक्शन के बारे में और हमें कंप्लीट सेंस मिलती है। क्लॉज के अंदर अगर आ जाएं हम, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये अल्फाज का मजमुआ होती है, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी इसमें पाया जाता है। और जो तीसरा पॉइंट है इसका, उसके मुताबिक ये इट में आर में नॉट गिव सेंस, ये सेंस आपको दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। और जो डिपेंडेंट क्लास है, ये आप कह लें कि जब दूसरे पे इन्हिसार कर रही होती है तो ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं करती। और जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है, जो इटसेल्फ आप कह लें कि स्टैंड कर सकती है, वो आपकी क्या होती है, वो आपको कंप्लीट सेंस देती है। चलो बच्चों, अब आपको समझ आ गई होगी इन तीनों टर्म्स की। अब हम ऐसा करते हैं कि आपकी आसानी के लिए, आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। I like the cake with cherries. अब देखिए, मैंने आपको फ्रेज़ की जो डेफिनेशन बताई है उसमें मैंने आपको कहा है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज़ नॉट गिव कंप्लीट सेंस। और जो क्लॉज की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बोला कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड इट इज़ अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, मैंने ये कहा आपको। अब देखिए, हम ढूंढ लेते हैं इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कौन कौन से हैं, और फिर हम देख लेते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई आपके पास कितनी क्लॉजेज हैं। इसके अंदर एक ही क्लॉज है, ये तो कंफर्म बात है कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास ये सब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो अगर ये सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन है तो फिर इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये आपके पास एक क्लॉज है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर आपके पास एक क्लॉज है। अब हम देखते हैं द केक विद चेरीज, ये क्या चीज़ है। देखें, केक की अगर हम बात करते हैं तो ये कोई नाउन हो सकता है, ये सब्जेक्ट तो बन सकता है, लेकिन इसके अंदर वर्ब मौजूद नहीं है। अगर हम आई लाइक को हटा दें तो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस बचता है वो ये बचता है, द केक विद चेरीज, चेरीज के साथ केक। तो ये कोई आपको सेंस नहीं मिल रही। वर्ब होता, कोई एक्शन होता, कोई टेंस के बारे में आपको पता चलता,
तो फिर आप बात कर सकते थे कि ये फ़लाँ चीज़ बन रही है, ये क्लॉज बन रही है या सेंटेंस बन रहा है, तो वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फिर द केक विद चेरीज, ये सारी की सारी चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, फ्रेज़ बन जाएगी। मुरक्कबे नाकिस इसको उर्दू में कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के बावजूद भी आपको कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, इसलिए आप इसको क्या बोल देंगे, फ्रेज़ बोलेंगे। अब आए आप सेंटेंस के अंदर। मैंने कहा कि सेंटेंस आपका क्या होता है, वो कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब भी उसके अंदर होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, दोनों चीज़ें ही मौजूद हैं, और वो अपना कंप्लीट मीनिंग भी कन्वे करता है। तो बच्चों देखें, आय को अगर आप कैपिटल से स्टार्ट कर रही हैं, चारिस के बाद आप फुल स्टॉप लगा रही हैं, तो आपको पता है कि जुमला हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ, और हम उसका जो एंड है वो किसके साथ करते हैं, फुल स्टॉप के साथ। तो यहाँ से लेकर आप देखें कि आपका यहाँ से लेकर जो यहाँ तक पूरा एक बनता है, ये आपका क्या है, ये आपका सेंटेंस है। आय से लेकर चैरिस तक जो चीज़ है, ये आपकी क्या है, ये सेंटेंस है कंप्लीट। चूंकि कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप पे आप इसको एंड कर रहे हैं। और आई लाइक को जब आप देखती हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, ये आपकी क्लॉज हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास जो द केक विद चेरीज है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये फ्रेज हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। एक आध एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं जिससे सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। द बुक इज lying on the टेबल। अब हमें किसी किस्म का डाउट नहीं है कि द स्टार्ट होकर ख़त्म हो रहा है टेबल पर, और कैपिटल से स्टार्ट करके आपने फुल स्टॉप पे इसको ख़त्म कर दिया, तो ये जो सारी चीज़ आपके पास है, ये आपका सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसके अंदर द बुक आपके पास सब्जेक्ट है, इज़ लाइंग आपके पास जो पड़ा हुआ है, ये आपका वर्ब है, और उसके बाद आपके पास जो ऑन द टेबल बचता है, ये सारे का सारा आपका क्या है, फ्रेज है। तो एक सेंटेंस के अंदर फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकती है, एक से ज़्यादा क्लॉजेज भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा फ्रेजेस भी हो सकती हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा फ्रेजेस भी इसमें मौजूद हो सकती हैं। तो ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि सेंटेंस एक कुल है, और क्लॉज उसका आप कह सकते हैं कि एक जुज़ है, और फिर फ्रेज भी क्या है, उसका जुज़ है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, आपको बता दिया है कि कैपिटल से शुरू होकर फुल स्टॉप तक जो चीज़ है, वो आपको बता रही है कि ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस के अंदर ही देखें, सब्जेक्ट वर्ब आपके पास कम्बिनेशन है, तो ये एक पूरी क्लॉज है। और फिर यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक बात करें, तो ये आपके पास क्या है, ये पूरी की पूरी क्लॉज है। तो यहाँ तक आपको इनके बारे में पता चल गया होगा कि फ्रेज़ क्या है, क्लॉज क्या है, और सेंटेंस क्या है। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो कि मेन आपका टॉपिक था, ये तो मैंने आपको ज़िम्नन चीज़ें करवाई हैं, वो आपके पास क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस का है। उस पर हम अब बात करते हैं, और अब उसमें जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज आएंगी, तो वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो कंडीशनल की अगर हम उर्दू में बात करें, तो ये कहते हैं शर्तिया, और सेंटेंसेस क्या होती हैं आपके उर्दू में,
फ़िक्रात या जुमले भी आप इनको कह सकती हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल sentences and there are 4 types of conditional sentences। अब हम इनको टर्न बाय टर्न देख लेंगे। टाइप्स की हम बात करेंगे, उसके बाद हम जो पॉइंट नंबर 2 है वो स्ट्रक्चर क्या होता है उसको भी हम देख लेंगे, बनावट इसकी या साख्त भी आप इसको कह सकती हैं, और फिर इसके साथ हम करेक्शन भी कर लेंगे ताकि मज़ीद जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए। तो टाइप्स की हम चूँकि बात कर रहे थे तो सबसे पहले हमने बता दिया कि 4 टाइप्स होती हैं। जो सबसे पहली टाइप होती है उसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। एक और नेम भी इसका यूज़ किया जाता है, कम वैसे होता है, लेकिन आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसको पॉसिबल कंडीशन भी कहा जाता है। जो फर्स्ट कंडीशन आपकी होती है इसको पॉसिबल कंडीशन भी कहा जाता है। तो अब जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इसके आगे आप कह लें कि पार्ट्स होती हैं। एक जो चीज़ इसके अंदर होती है उसको क्लासेस, 2 क्लासेस से ये मिलकर बनता है, आप ये कह सकती हैं। और जो इफ़ क्लॉज होती है, एक आप कह लें कि इफ़ क्लॉज है तो दूसरी क्या होगी, उसकी रिजल्ट क्लॉज होगी। कि एक अगर आप बात करती हैं कि अगर ऐसा हो तो ये होगा, जो रिजल्ट होता है, जो आउटकम निकलता है, वो आप उसको क्या बोल देती हैं, रिजल्ट क्लॉज कह देती हैं। और जो आप कंडीशन लगाती हैं वो आपकी क्या होती है, इफ क्लॉज होती है। अब जो इफ क्लॉज होती है बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। और जो आपकी रिजल्ट क्लॉज होती है इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि इनको डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहा जाता है। वो क्लॉज, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जो अपना वजूद खुद बरकरार रख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जो अपना वजूद खुद बरकरार नहीं रख सकता, उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वो इन्हिसार कर रही है। जब तक किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आप उसको नहीं लगाएंगे तब तक वो आपको अपना मीनिंग कन्वे नहीं करेंगी। हम इसकी एग्जांपल देख लेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आप एक जुमला पढ़ते रहे हैं फर्स्ट कंडीशन का, उसकी हम बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अब आपको नज़र आ रहा है कि इस जुमले के, इस फिक्रे के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो उसका फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, तो कामयाब हो जाओगे। कामयाबी के लिए जो शर्त लगाई गई है, जो कंडीशन लगाई गई है, उसको क्या बोला गया है, मेहनत करने के अंदर ये चीज़ बयान की गई है कि मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट कंडीशन है ये पॉसिबल कंडीशन है कि अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो फिर आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो ये आप कर सकते हो, ये आपके इख्तियार में है। आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है, आपको एक चॉइस दे दी गई है
कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए आप क्या करो, स्ट्रगल करो, आप एफर्ट करो। अब अगर हम इसके आप कह लें कि स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कौन कौन से सेंटेंसेस आपने टेंस इसके अंदर यूज़ करनी है, उसकी बनावट क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, अगर से जो अगर शुरू हो रहा है तो उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड लेकर आती हैं, इफ़ लेकर आती हैं आप। इफ़ के बाद आपने क्या करना है कि बज़ाहिर तो ये आपको सेंटेंस के दोनों हिस्सों में ही गा की गे ही नज़र आ रहा है, लेकिन हमने इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है इसकी, तो हम दोनों हिस्सों के लिए फ्यूचर टेंस को यूज़ नहीं करेंगे। जो हमारे पास इफ़ क्लॉज होगी उसके साथ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाएंगे और प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट क्लास होगी हमारी, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे या फिर उसके साथ विल और शैल लगेगा और उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। ये आपका फर्स्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर है। अब हम देख लेते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे तो इफ़ आ गया पहले, उसके बाद सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। मेहनत करना की इंग्लिश क्या होती है, वर्क हार्ड। हार्ड वर्क नहीं लगाना, वर्क हार्ड और हार्ड वर्क में ये फ़र्क होता है कि वर्क हार्ड एक वर्ब है और हार्ड वर्क क्या या हार्ड वर्किंग क्या होता है, वो नाउन होता है। इफ़ यू वर्क हार्ड और बीच में आप क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे आप। अगर आप मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे, यू विल सक्सीड। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, इफ़ के बाद सब्जेक्ट लगाया आपने, इधर इफ़ के बाद आपने सब्जेक्ट, आपके पास यू आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने क्या लगाई, वर्क हार्ड लगा दिया, ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, और इधर सब्जेक्ट प्लस आपने या विल लगाना था या शैल लगाना था, तो यू के साथ आपने क्या यूज़ कर दिया, विल यूज़ कर दिया। अब जो अभी मैंने आपको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस तीनों चीज़ें पढ़ाई थी, अब देखें ज़रा आपको समझ आ जाएगी कि ये हमने क्यों वो तीनों चीज़ें पढ़ी हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए। तो बच्चों देखें, अगर आप यू को देखें तो ये आपके पास एक सब्जेक्ट है, और वर्ब को अगर आप देखें तो ये आपके पास, वर्क हार्ड को देखें तो ये आपके पास वर्ब है। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन और वर्ब कम्बिनेशन को आप लोगों ने बोला था ये क्लॉज होती है। तो ये एक हमारे पास क्लॉज हो गई। और फिर आपने बोला था कि इधर अगर आप देखें, यू को आप देखें तो ये आपके पास सब्जेक्ट है और विल सक्सीड आपके पास क्या है, वर्ब है। मीन्स टू से दैट कि आपके पास इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज आपके पास ये है और एक क्लॉज आपके पास ये है। अब इफ़ आई को आपने कैपिटल लिया और सक्सीड के बाद आपने फुल स्टॉप लगाया, तो इफ़ से लेकर एंड तक ये सारा आपका एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस के अंदर आगे दो क्लॉजेज मौजूद हैं। अब हमने ये ढूंढना है कि इसमें डिपेंडेंट क्लास कौन सी है और इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है। इफ़ यू वर्क हार्ड को आप साइड पे कर दो फिलहाल, आप यू विल सक्सीड को पढ़ो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो देखो ये कंप्लीट मीनिंग आपको कन्वे कर रही है। अगर इफ़ यू वर्क हार्ड को आप निकाल भी देती हैं, क्लॉज है वो, उसको आप निकाल भी देती हैं, तो यू विल सक्सीड आपको फिर भी क्या कर रही है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही है। इसका मतलब है कि ये क्लॉज है और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अ क्लॉज which can stand itself is called independent clause. Similarly, if a clause does not stand itself, it is called dependent clause. अब अगर आप इसको you will succeed को निकाल दें और if you work hard को अगर आप देख लें, तो ये देखो, अगर तुम मेहनत करोगे या अगर तुम मेहनत करते, तो भाई क्या होगा, कोई भी आपको कंप्लीट मीनिंग इससे नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये आपकी कौन सी क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है
ये डिपेंड कर रही है। जब तक इसके साथ कोई और चीज़ नहीं लगेगी ये आपको अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेगी। तो अब आपको फर्स्ट कंडीशन की समझ आ गई होगी। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं हम, जो कि टाइप नंबर 2 है। सेकंड कंडीशन को इम्प्रोबेबल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि नो चांसेस टू हैपन, के यही होता है ज़्यादातर कि इसके कुछ चांसेस नहीं होते कि ये फ्यूचर में या कभी ये कोई काम हुआ हो, इसलिए इसको आप इम्प्रोबेबल कंडीशन भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम पीछे वाली एग्जांपल को अगर ये ले लें, तो अगर तुमने मेहनत की हुई तो कामयाब हो जाओगे। पहला हिस्सा आपका ये वाला है, दूसरा हिस्सा आपका ये वाला है। अब हमने क्या करना है, आपने इफ प्लस आपका सब्जेक्ट होगा इसमें, उधर फर्स्ट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी तो उधर क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उधर विल और शैल यूज़ किया था तो इधर आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। और फिर मॉडल वर्ब यूज़ करने के बाद वुड के साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और एंड पे आप क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मतलब आप कह लें कि पेपर दिए हुए हैं और टेंशन लगी हुई है कि पता नहीं क्या होगा, अब रिज़ल्ट कैसा आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा। तो वो जैसे दो दोस्त आपस में बैठ के बात कर रहे हो, तो वो एक दोस्त फिर कहता है भाई अगर तुमने मेहनत की हुई तो फिर टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, आप कामयाब हो जाओगे। तो इसके लिए आप देखेंगे कि इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड। तो अब आप देखें, यू आपके पास सब्जेक्ट है, वर्कड हार्ड आपके पास वर्ब है, इसी तरह से ये सब्जेक्ट है और ये सारा आपके पास क्या है। तो इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि टू क्लासेस जो हैं वो यूज़ हुई हैं। इफ़ क्लास को आप डिपेंडेंट क्लास कह सकती हैं, इसको आप इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकती हैं। अच्छा, एक और बड़ा मशहूर इसके अंदर सेंटेंस ऐड किया जा सकता है। ये मिस्टर चिप सेकंड ईयर के अंदर आप एक नॉवल पढ़ेंगे, उसमें ये वाला यूज़ हुआ है कि इफ़ आई वर यू आई वुड लेट देम गो। ये इफ़ आई वर यू, ये कैथरीन एक करेक्टर है, वो मिस्टर चिप्स को कह रही है। हम बच्चों को वो पनिश करता था तो वो कहती है कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उन्हें जाने देती, छोड़ देती मतलब उनको। तो ये आपके पास देख लें सारी की सारी, ये बच्चों आपके पास डिपेंडेंट क्लास है। चूँकि अगर आप इसको सेपरेटली देखती हैं तो ये अपना मीनिंग, अपना वजूद जो है वो बरकरार नहीं रख पाएगी, इसलिए आप इसको डिपेंडेंट क्लास कहती हैं। और अगर आप आए की, वुड की बात करती हैं, लेट देम गो की बात करती हैं, तो ये आप देख रही हैं कि ये अपना मीनिंग कन्वे कर रही है। तो इसलिए ये बोलेंगे आप इसको कि ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड तक जो आपका टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इसको आप क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन वो हो गई। अब हम आते हैं अपनी जो हमारे पास है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस।
थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की हम अगर बात करते हैं तो एक और नेम भी इसका होता है, इसको आप इम्पॉसिबल कंडीशन भी कह सकते हैं या इरिवर्सिबल भी कह सकते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जिसको रिवर्स ना किया जा सके, वापस ना लाया जा सके, ऐसे रिएक्शन को आप इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मतलब जो काम हो चुका है, हुआ होता है, अब वो नामुमकिन हो चुका है, उसे मुस्तकबिल में आप कभी भी, फ्यूचर में आप कभी भी उसे नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड कंडीशन को क्या बोला जाता है, इम्पॉसिबल या इरिवर्सिबल कंडीशन भी इसको कहा जाता है। अब जी रिज़ल्ट आ चुका है और आप कह लें कि अब्बा जी से फैंटी लग रही है, तो वो उनको कह रहे हैं थर्ड कंडीशन के अंदर अगर हम मिसाल लें कि अगर तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। मतलब अब रिज़ल्ट आ चुका है, बच्चा फेल हो चुका है, तो अब उस पे उसको आप कह लें कि डांट डपट उसकी हो रही है, तो ये तब की बात है। मतलब अब ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, अब ये हो नहीं सकता। तो इसको अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इफ़ आएगा हमारे पास, फिर हमारे पास इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर आप हैड का यूज़ करेंगे और हैड के साथ आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट है और फिर आप मोडायर वर्ब में से वुड लगा सकते हैं, कुड का यूज़ कर सकते हैं, माइट का यूज़ कर सकते हैं और प्लस आपने हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगानी होती है इसके अंदर। तो अगर हम इसको देखें तो ये बनेगा आपके पास इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड you would have succeeded। तो ये आपके पास थी थर्ड कंडीशन। अब हम थर्ड कंडीशन भी इसको कह सकती हैं, थर्ड टाइप भी कह सकती हैं। अब हमारे पास रह जाती है फोर्थ टाइप, जिसको आप क्या बोलते हैं, ज़ीरो कंडीशन भी कहा जाता है, या इसको एक और आप कह लें इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ भी इस्तेमाल, इसको आप कह सकते हैं, आलमगीर सच्चाई, इसके अंदर कोई आफाकी सच्चाई इसके अंदर जो है वो होगी। जैसे आप कहते हैं कि इफ़ वी फ्रीज समथिंग इट डज नॉट डीके, कि अगर हम किसी चीज़ को फ्रीज़ कर लेते हैं तो वो ख़राब नहीं होती। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि फ्रीज़ करने से चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होती। और इसके अंदर आपने दोनों हिस्से ही, इफ़ क्लॉज को भी और उसका जो रिज़ल्ट क्लास है, दोनों को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आप लोगों ने करना है। एक और हम देख लेते हैं कि इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर the volume also increases। अब देखें इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, द वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, तो ये भी किसके अंदर है, तो इसके अंदर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। और एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाती हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं बिटवीन दी, आप कह लें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, और पहले उन्होंने कम जगह घेरी होती है, फिर वो ज़्यादा जगह घेर लेती हैं, तो ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से ऐसा होता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह
फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।